Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. So, in the last class, we studied how to calculate the national income from the value added method. हमने उसमें एग्जाम्पल भी देखा था और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने की कोशिश की थी. इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट मेथड को समझने वाले हैं जो कि है इनकम मेथड. इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम यही समझेंगे, वंस द प्रोडक्शन इज डन एंड द होल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इज सोल्ड, आफ्टर दैट द इनकम फ्रॉम द सेल्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसका क्या मतलब है कि जो सारा का सारा प्रोडक्शन होता है वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है इनकम के अंदर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? क्योंकि वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे को हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने में. तो सारा का सारा सेल्स से जो अमाउंट आता है वो इक्वल हो जाएगा इनकम टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसीलिए इनकम मेथड इज द नेक्स्ट मेथड जिससे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्लास हम अब जब भी वो तीनों मेथड्स पढ़ेंगे तो हम एक वैल्यू में बॉक्स बनाकर रखेंगे कि जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो निकल कर आता है वो GDP एट MP होता है, राइट? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब सारे के सारे सेक्टर्स की वैल्यू एडेड को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारे पास GDP MP आता है वैल्यू एडेड मेथड से. वैसे ही हमारे पास जो इनकम मेथड से एग्रीगेट निकल कर आता है वो होता है NDP एट FC. अब हमारे को ये पता है कि NDP एट FC इज नथिंग बट द डोमेस्टिक इनकम, राइट? सो नाउ विल स्टार्ट लर्निंग कि हम लोग कैसे NDP एट FC निकालते हैं इनकम मेथड से, एंड देन विल अंडरस्टैंड कि हम उस डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे कैसे जंप करेंगे. ओके, सो इनकम मेथड को स्टार्ट करने पे सबसे पहला जो आपको कॉलम याद रखना है वो होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज. कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, दैट इज COE. सो सबसे पहले इनकम किसको मिलती है? एम्प्लॉयज को, इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, राइट? नाउ अब इस कंपनसेशन के हम लोग डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, राइट? अब आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, आप उठाओ कंपनसेशन और लिख दो सबसे पहला हेडर कि हमारे पास कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज होगा. बट कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज बट उसके सब पार्ट्स दिए हुए हैं. तो उसके सब पार्ट्स क्या होते हैं? वेजेस और सैलरीज इन कैश. अब सबसे पहला जो आपको वेजेस और सैलरीज कैश में मिलती हैं, सपोज इसके अंदर क्या क्या आता है? आपकी वेजेस, आपकी सैलरीज, आपको बोनस भी मिलता है, एम्प्लॉयज को बोनस मिलता है. अगर आपके पेरेंट्स वर्क करते हैं तो आपने कभी सुना होगा दिवाली के टाइम पे बोनस मिला, या किसी भी टाइम पर बोनस मिलता है. बोनस भी पैसे के फॉर्म में ही होता है, तो बोनस भी आता है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद कैश में क्या आता है? DNS अलाउंस, DA भी कहते हैं इसको. DNS अलाउंस क्या होता है? आपने अगर कभी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी का बाइफिकेशन देखा हो तो उसमें लिखा होता है कि सबसे पहले बेसिक पे कितनी है, फिर उसके बाद DA कितना है. DA मतलब जितना इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है उतना एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है ताकि आपकी इनकम इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट हो सके, कि अगर गुड्स के पैसे बढ़ रहे हैं तो इंसान की इनकम भी बढ़े, तो उसको हम लोग DNS अलाउंस कहते हैं. तो DA भी होता है. आप ये चार लिख लो. वैसे तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. अगर नहीं दिया हुआ है तो अगेन आपको वेजेस प्लस सैलरीज प्लस बोनस प्लस DA करना पड़ता है. ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये डायरेक्टली दिया गया होता है. नेक्स्ट इज वेजेस और सैलरीज इन काइंड. अब काइंड का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई चीज़ पैसे के वे में ना मिले बट अदर थिंग्स के वे में मिले.
सपोज आपकी कंपनी आपके पापा को कार दे रही है, रेंट फ्री होम दे रही है, रेंट फ्री होम दे रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? बेनिफिट्स हैं जो कि काइंड में मिल रहे हैं। अगर हम इनकी इम्प्यूटेड वैल्यू निकालें, मतलब मार्केट के हिसाब से अगर वही कार आपके पापा खरीदने जाएं तो वो हमारी वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो जाता है। वैसे आपको इस सब में घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो लिख के देगा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। आपको पता होना चाहिए कि यार ये भी पार्ट होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ को सिर्फ पैसा कैश के फॉर्म में नहीं मिलता, काइंड के फॉर्म में भी मिलता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर्स। मैंने ये स्पेलिंग में जल्दी लिखने के लिए एम्प्लॉयर्स ऐसे लिखा है। एम्प्लॉयर्स का कंट्री टू सोशल सिक्योरिटी। अब आपने कभी सुना होगा कि पेंशन आती है, ग्रेच्युटी मिली है, प्रोविडेंट फंड में पैसा जा रहा है। ये सब क्या होते हैं? जब हम बूढ़े हो जाते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए अभी से हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है प्रोविडेंट फंड में पैसा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि बुढ़ापे में आपको सिक्योरिटी मिले, सोसाइटी के अंदर आपके पास पैसा हो खर्चने के लिए, उसके लिए अभी से आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता जाता है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर का पार्ट होता है, जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो आपकी कंपनसेशन में जाता है। तो यहाँ पर क्या आता है? पेंशन हो जाती है या फिर प्रोविडेंट फंड हो जाता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, हाँ। तो पेंशन हो जाती है, प्रोविडेंट फंड हो जाता है या फिर ग्रेच्युटी हो जाती है। ग्रेच्युटी क्या होती है? अगर किसी एम्प्लॉय ने 5 साल या उससे ज़्यादा किसी कंपनी में काम किया है और 5 साल बाद जब वो उस कंपनी को छोड़ के जाता है तो कंपनी उसको कुछ लमसम अमाउंट देती है कि आप हमारी कंपनी को इतना लॉयल रहे थे, इसलिए हम आपको कुछ अमाउंट दे रहे हैं। उसको हम लोग ग्रेच्युटी कहते हैं, ओके। अब आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी आ गया तो वो नहीं आएगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी आएगा, ओके। तो ये है हमारा सबसे पहला हेडर, ओके। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला हेडर कंप्लीट हुआ है। अब आप इसको अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट हेडर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस वो फैक्टर इनकम होती है जो हम अर्न करते हैं प्रॉपर्टी से और एंटरप्रेन्योरशिप से। मतलब जो भी प्रॉपर्टी से पैसा है या फिर मैं अपनी स्किल्स यूज करके किसी बिजनेस को प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हूँ, मतलब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप और प्रॉपर्टी से जो मुझे फैक्टर इनकम अर्न होती है वो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होती है। ये सिर्फ समझने के लिए इम्पोर्टेंट था, अगर आया समझ तो गुड, नहीं आया तो इट्स ओके। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हम लोग 3 पार्ट्स निकालेंगे। दैट इज, हमने सबसे पहले क्या देखा? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से क्या मिलता है? रेंट मिलती है ना। अब क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी सिर्फ फिजिकल होती है? अगर ये मेरा लैंड है तो ये मेरी प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है। बट यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ अरिजीत सिंह की, सबने सुना है अरिजीत सिंह का नाम? अरिजीत सिंह का जो गाने होते हैं, उनके सॉन्ग्स होते हैं, क्या वो उनकी प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है। वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अपने दिमाग से बुनी है, बनाई है, राइट? तो वो भी उनकी प्रॉपर्टी है। अब अगर वो किसी को वो यूज करने दे रहे हैं तो वो क्या लेंगे? रॉयल्टी लेंगे। तो रॉयल्टी क्या होती है? जब हम किसी को लीज करते हैं, यूज करने देते हैं अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। तो पहले में आता है रेंट एंड रॉयल्टी।
रेंट हमारा किस तरीके से आता है? प्रॉपर्टी के वे में। अगर किसी को मैं प्रॉपर्टी यूज करने दे रही हूँ तो मुझे बदले में रेंट देगा। वहीं पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? सपोज जो ओनर है बिजनेस का, वो अपनी ही प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो अपनी ही लैंड के ऊपर बिजनेस कर रहा है, तो वो भी अगर उसका मैं इम्प्यूटेड रेंट निकालूं कि अगर वो प्रॉपर्टी बाहर से लेता तो कितना पे करता, तो उसको हम लोग इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं। इम्प्यूटेड रेंट इज द वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन विच द एंटरप्रेन्योर इज वर्किंग, विच इज हिज ओन लैंड। उसका हम लोग इम्प्यूटेड रेंट निकालेंगे कि अगर यही लैंड वो एंटरप्रेन्योर बाहर से लेता तो कितना रेंट देता, ठीक है, तो उसको हम लोग इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं। वो भी रेंट के अंदर आता है, ठीक है। क्यों आता है? बिकॉज ऑब्वियसली बेटा वो लैंड जो है वो किसी प्रोडक्टिव सर्विस में यूज हो रहा है, और अगर हम उसके ऊपर जो इम्प्यूटेड रेंट है वो इंक्लूड ना करें तो वो हमारी नेशनल इनकम को घटा रहा है। हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा आनी चाहिए बट वो कम करेगा अगर हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए इम्प्यूटेड रेंट को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रेंट, रॉयल्टी एंड इम्प्यूटेड रेंट एज वेल। ओनर own land on which the business is being carried out। ओनर का अपना लैंड जिस पर बिजनेस हो रहा है, राइट। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। सो ऑपरेटिंग सरप्लस का पहला पार्ट प्रॉपर्टी से रेंट एंड रॉयल्टी आ गया। अब नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहां पर हम लोग एक और चीज लिखेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? सपोज एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रही हूँ तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर यही पैसा मैं किसी और को लोन दे देती तो वो मुझे इंटरेस्ट देता, राइट। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपीस थे, मैं ये 1 लाख अपने बिजनेस में लगा देती हूँ, ठीक है, बट अगर मैं यही 1 लाख सोनू को रेंट पे देती, लोन पे देती, तो वो मुझे इंटरेस्ट देता, राइट। तो मैं उस 1 लाख पर जितना इंटरेस्ट फॉरगो कर रही हूँ, मतलब जितना इंटरेस्ट मैं उस मनी पर छोड़ रही हूँ, मैं उतना ही एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरा बिजनेस मुझे इंटरेस्ट के फॉर्म में दे। तभी तो यार मेरी 1 लाख रुपए की वर्थ है। अगर वो 1 लाख रुपए पे जितना मेरे को इंटरेस्ट सोनू दे सकता था वो बिजनेस मेरा मुझे लाकर नहीं दे रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उस 1 लाख को बाहर निकाल के सोनू को दे दूँगी कि यार तू ही ज़्यादा इनकम दे देगा मुझे। इसीलिए जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट। तो हर बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। आपने अकाउंट्स में भी देखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप में। क्यों? क्योंकि अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो वो इंटरेस्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं उस कैपिटल के ऊपर। तो वहीं पर ये इंटरेस्ट जो है, अगर हम किसी भी बिजनेस को पैसा दे रहे हैं तो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इंटरेस्ट इनकम रिटर्न में मिले। तो यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम आती है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है प्रॉफिट। अब एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं चाहता है। वो ये नहीं चाहता अगर मैं 1 लाख लगा रहा हूँ तो उस पर सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आए। वो चाहता है उस पर एक्स्ट्रा इनकम बने इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, राइट। हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि उसको प्रॉफिट मिले, राइट। तो ये जो प्रॉफिट है अगर ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, राइट। सो सबसे पहला होता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? सपोज आपकी इनकम आती है, आपके पापा की इनकम आती है 1 लाख रुपीस। आपके पापा की सपोज इनकम आती है 1 लाख रुपीस, उस पर इनकम टैक्स कटता है, वो आपके पापा की इनकम पे इनकम टैक्स करता है। वैसे ही बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है उनको एक डायरेक्ट टैक्स भरना होता है गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यही होता है कॉर्पोरेट टैक्स। अगर प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ है तो गुड, तो अगर नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट सबसे पहला किस वे में मिलेगा? कॉर्पोरेट टैक्स के वे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो हम प्रॉफिट का अमाउंट निकालने के लिए पहले ये देखेंगे हमने टैक्स कितना भरा, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिविडेंड।
अगर मेरा प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इसका मतलब मैंने कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। अगर दिया हुआ है तो गुड, नहीं दिया हुआ तो आई विल फाइंड डिविडेंड एंड आई विल ऐड इट, राइट। एंड द नेक्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। ये तो बेटा सबको पता है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? ये प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो बिजनेस अपने पास रख लेता है, ना ही अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ना ही कहीं पे इन्वेस्ट करता है। एक कुशन, एक सिक्योरिटी बनाकर अपने पास रख लेता है, रिटेन कर लेता है, तो वही होते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं रिटेन्ड अर्निंग का भी पार्ट बन जाता है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। नाउ अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेशन फ्रॉम इनकम मेथड में सबसे पहला हेडर डायरेक्ट दिया हुआ है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, तो वेल एंड गुड, उठाओ, लिखो, खत्म काम। अगर नहीं दिया हुआ तो हम ढूंढेंगे उनके बाइफर्केटेड पार्ट्स को, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, wages and salaries in kind, and the next is employees contribution to social security. अब सेकंड, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया हुआ है तो मतलब हमारे को ये तीनों चीज़ें डायरेक्टली दे दी गई हैं, हमें इन तीनों चीज़ों को भूल जाना है। अगर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तो हमें इसको बाइफिकेट करना है। अपने दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से आने वाला पैसा। प्रॉपर्टी से निकलता है रेंट और इंटरेस्ट, क्योंकि पैसा भी एक तरीके से हमारा प्रॉपर्टी होती है। एंड द नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट निकलता है, राइट। सो रेंट, रॉयल्टी, क्योंकि रेंट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी पे, रॉयल्टी हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, एंड इम्प्यूटेड रेंट भी इसका पार्ट होगा अगर ओनर अपना ही लैंड यूज कर रहा है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब जो भी हम कैश किसी को लेंड कर रहे हैं यूज करने के लिए प्रोडक्टिवली, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी एक तरीके की इनकम होती है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में नेक्स्ट होता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम इन तीनों को इग्नोर करेंगे, इन तीनों को भूल जाएंगे। अगर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है मतलब हमें ये तीनों इंक्लूड करने हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकेंड हेडर, ओके। अब ये होता है हमारा सेकेंड हेडर। अब हमारा आता है थर्ड हेडर, दैट इज मिक्स्ड इनकम। हमारा थर्ड हेडर है मिक्स्ड इनकम। अब आई वॉन्ट कि आप एक बार इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, दिस विल प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। नाउ आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी के लिए आई एम इरेजिंग इट सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू कि मिक्स्ड इनकम क्या होती है। मिक्स्ड इनकम वो इनकम होती है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल अर्न कर रहे होते हैं। अब तक हमने उनकी बात कर ली जो सर्विसेज में है और उनकी बात कर ली जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम उनकी बात करेंगे जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से इनकम कमाते हैं। सपोज किसी डॉक्टर ने अपने ही घर पर अपने ओन होम में क्या कर रखा है, अपना क्लिनिक खोल रखा है, तो यहाँ पर इम्प्यूटेड रेंट से भी वो इनकम ले रहा है, प्लस वो सर्विसेज से भी अर्न कर रहा है, प्लस वो वेरियस तरीके से इनकम अर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो डॉक्टर की इनकम है उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि वो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश ले रहा है, काइंड ले रहा है, तो उनकी इनकम को हम लोग मिक्स्ड इनकम का नाम दे देते हैं। मतलब ये वो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं जो इनकम को बहुत ही अलग अलग तरीके से कमाते हैं। सिर्फ एक हेड के अंदर उनकी इनकम को हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उनकी इनकम को एक नया हेड दे देते हैं, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये सब तो समझ में आ गया, अब हमारा इनकम से हम नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला विल राइट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, राइट।
नेक्स्ट विल राइट डाउन, सेकेंड विल राइट डाउन ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। हम सेकेंड लिखेंगे इसके अंदर, सॉरी, रेंट एंड रॉयल्टी। सेकेंड हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होता है इंटरेस्ट। विल राइट डाउन प्रॉफिट, प्रॉफिट के 3 पार्ट, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, हमारा रिटेन अर्निंग्स, एंड थर्ड मिक्स्ड इनकम। अब जब हम इन तीनों की वैल्यूज लिखेंगे तो जो हमारे पास टोटल निकल कर आएगा वो आएगा एनडीपी एट एफसी। बट आपको भी पता है कि नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट एफसी, राइट। तो हमारा मेन गोल तो एनएनपी एट एफसी निकालना होता है हर मेथड के अकॉर्डिंग। तो एनएनपी एट एफसी पे जाने के लिए हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना चाहते हैं, तो हम ऐड करेंगे एनएफआईए को, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड, इनटू अब्रॉड को लेस, जो कि हमारा एनएफआईए होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इस हेड को बिल्कुल अच्छे से याद रखना, अभी के लिए इस बॉक्स को बिल्कुल अच्छे से रट लो या समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा है तो ये होता है हमारा इनकम मेथड का अंडरस्टैंडिंग। नाउ विल जंप टू अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है बोथ वैल्यू एडेड मेथड से प्लस इनकम मेथड से। सो अब हमारी यहाँ पर ही रिवीजन हो जाएगी दोनों चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड से। तो हमने वैल्यू एडेड मेथड में क्या देखा था कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है 800। हम पूरी नज़र मारेंगे कि हमें कहीं पर भी क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। इसका मतलब कि सारा का सारा अमाउंट इज सोल्ड। इसका मतलब इस सारा का सारा अमाउंट सेल हो गया है, इसलिए हम सबसे पहले 800 उठाएंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आईसी, दैट इज 400। हम लेस कर देंगे 400, हमारे पास 400 निकल कर आ गया। अब ये जो 400 है वो है जीडीपी एट एमपी, राइट। हमने देखा था कि वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी निकल कर आता है। अब हमें नेशनल इनकम निकालना है, मतलब एनएनपी एट एफसी, राइट। सो सबसे पहले ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें लेस करना होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से, दैट इज 50। हम लेस कर देंगे 50, जो कि 350 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें ऐड करना होता है एनएफआईए, मतलब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उठाएंगे 10 और लेस करेंगे टू अब्रॉड 20, मतलब -10। तो मैं यहाँ पर -10 कर दूंगी, राइट, क्योंकि मेरे पास माइनस में आ रहा है एनएफआईए। तो मेरे पास ये आ गया 340। अब मेरे पास मार्केट प्राइस है, मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मुझे लेस करना होता है टैक्स और ऐड करनी होती है सब्सिडी, राइट। अब मैं चेक करूंगी कि मेरे पास टैक्स कितना है, ये रहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज 60। अब मुझे 60 लेस करना है, ऐड करना है 10, तो मैं 50 ही लेस कर देती हूँ, है ना। तो मैं इसमें 50 लेस करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा 290, राइट। सो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 290 आ गया। तो मेरी नेशनल इनकम निकल कर आई 290 करोर्स, रुपीज 290 करोर्स, राइट। आई होप ये पार्ट सबको समझ में आया है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम जीडीपी एट एमपी पे जाएंगे, जो कि होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी किया, फिर हमने लेस किया यहाँ से डेप्रिसिएशन, हमने ऐड किया एनएफआईए, बट वो नेगेटिव में था तो माइनस हो गया। हमने ऐड किया इनडायरेक्ट टैक्स को, लेस किया और ऐड किया सब्सिडी को, तो हमारे पास 290 निकल कर आया है। ठीक है,
के अंदर, ठीक है। अब हम निकालेंगे इनकम मेथड से। फर्स्ट हेडर चेक करेंगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। क्या हमें डायरेक्टली दिया हुआ है? नो मैम, हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। हम इसके हेडर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। मैम पहला दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है मैम, हम ऐड कर देंगे। सेकेंड हमें दिया हुआ है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। क्या हमें वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड दिया हुआ है? नो। इसका मतलब ये हमारा हो गया 120, ठीक है। तो ये 110 प्लस 10 120 हो गया कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, राइट। हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हमें डायरेक्टली दिया हुआ है? नो। हम सबसे पहले उठाएंगे रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी हमें दिया हुआ है 40। मैम हमारे पास नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट और उससे अगला होता है प्रॉफिट। मैम लेकिन हमें ये दोनों साथ में दिए हुए हैं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी 60, राइट। मतलब ये मेरा ऐड हो गया। मैम थर्ड हेडर होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मैम वो हमें 120 दिया हुआ है, तो मैम मैं इसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये दोनों मिलाकर हो गए 180 और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो गया 300, ठीक है। मतलब मेरे पास एनडीपी एट एफसी निकल कर आया 300 करोड़। मैम बट मुझे जाना तो एनएनपी एट एफसी पे है ना, और मैंने मैम पीछे ही कैलकुलेट किया था कि मेरा NFIA -10 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -2 अब्रॉड। तो मैम मैं यहाँ पर -10 कर दूंगी 290 करोड़। अब क्या आपको दिखा कि वैल्यू एडेड मेथड से भी आंसर 290 था और हमारा इनकम मेथड से भी आंसर 290 है। ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज 110 प्लस हमारा 10 120, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास 40 20 60 and this is 120, this comes out to be 180 plus 120 300 हमारा एनडीपी एट एफसी है। एनएनपी एट एफसी पे जाने के लिए हमारे को डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। नेशनल के लिए हम एनएफआईए कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास -10 आया है, हम -10 करेंगे तो 290 करोड़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आई होप आपको ये समझ में आया कि इनकम मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड को भी समझ लेंगे। एंड अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और माई मेल ID। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।